मनुष्यों में अनुभूति सेंसरी नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम दुनिया की अनुभूति देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके या स्वाद लेकर करते हैं, लेकिन हमारे पास उद्दीपनों की अनुभूति करने के अन्य तरीके भी होते हैं। इनमें से कुछ सचेतन होते हैं, लेकिन ज्यादातर अचेतन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब तूफान के पहले तापमान में गिरावट आती है, या जब पेट दर्द के कारण आंतों में मरोड़ उठती है, या चट्टान पर पैदल चलने के दौरान आप संतुलन खोते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। आपके शरीर के रिसेप्टर व्यापक रूप से आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपके रक्त में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी पीने की जरूरत। मानवीय संवेदी क्षमताओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली आंखें होती हैं। मानवीय शरीर में 110 लाख संवेदी रिसेप्टर होते हैं। इसमें से लगभग 100 लाख आंखों के लिए होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधन देखने में प्रयोग में आते हैं। हम अपने संसाधनों में दूसरे की तुलना में आंखों पर अधिक निर्भर करते हैं। इसे आश्चर्यजनक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखों से जो संकेत मिलते हैं वह हमारे व्यवहार के सबसे बड़े उत्प्रेरक रहते हैं। इसी कारण से आप मामूली सा भी बदलाव देखते हैं तो आपके व्यवहार में अंतर आ जाता है। इसके चलते आप सोच सकते हैं कि उत्पादक संकेतों से भरे हुए वातावरण में रहना और काम करना महत्वपूर्ण रहता है, तथा वातावरण अनुत्पादक संकेतों से मुक्त होना चाहिए। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है, आपको अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं होना होगा। आप इसकी रचना करने वाले भी हो सकते हैं। सफलता के लिए आसपास का वातावरण कैसे तैयार करें? ऊर्जा संकट और तेल प्रतिबंधों के दौरान 1970 के दशक में डच शोधकर्ताओं ने देश में ऊर्जा की खपत पर ध्यान देना शुरू किया। एम्स्टर्डम के पास एक उपनगर में उन्होंने देखा कि कुछ मकानों में बिजली की खपत उनके पड़ोसियों की तुलना में 30% तक कम थी, जबकि घरों का आकार समान ही था और बिजली के दाम भी समान ही थे। उन्होंने सभी घरों में जाकर देखा, वहाँ उन्हें सब कुछ सामान्य मिला। अंतर था तो केवल इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने के स्थान में। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीटर घरों में नीचे तलघर में लगे हुए थे और कुछ घरों में मीटर सीढ़ियां चढ़कर हॉल की ओर लगे हुए थे। जिन घरों में मीटर प्रमुख रूप से ऊपर लगे हुए थे, उनमें बिजली खपत कम थी। जब उनकी बिजली का उपयोग स्पष्ट था और उस पर नजर रखना आसान था, तो उनके व्यवहार में अंतर आ गया। हर आदत एक संकेत से आरंभ होती है और हम उन संकेतों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं जो सामने दिखते हैं। दुर्भाग्य से जिस वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं, वह अक्सर यह तय कर देता है कि हम वहाँ कुछ व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता है जो हमारे व्यवहार को तय कर सके। यदि गिटार किसी अलमारी में बंद करके रखा है तो उसकी प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। तब पुस्तक पढ़ना भी आसान नहीं रहता है जब वह गेस्ट रूम के कोने में एक अलमारी में रखी हो। यदि पेंट्री में विटामिन आपकी निगाहों के सामने नहीं है तो उन्हें ले पाना आदत नहीं बन सकेगा। जब भी आदत बनने वाले संकेत बहुत महीन या छिपे हुए होते हैं तो उनकी अनदेखी आसानी से हो जाती है। स्पष्ट दिखाई देने वाले संकेत तुलनात्मक रूप से आपका ध्यान इच्छित आदत की ओर खींच सकते हैं। एम्स्टर्डम में स्कीफोल एयरपोर्ट पर सफाई स्टाफ ने हर यूरिनल के बाहर मक्खी के आकार का एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया। इससे इन लोगों के तरीके में सुधार आया और यूरिनल के बाहर मूत्र करने के मामलों में गिरावट आई। बाद में हुए विश्लेषण में यह भी देखा गया कि इस स्टिकर मात्र से बाथरूम की सफाई की लागत में हर वर्ष 8% की गिरावट आई। मैंने स्वयं अपने जीवन में स्पष्ट संकेत की शक्ति को अनुभव किया है। मैं स्टोर से सेब खरीदता था और उन्हें रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले खंड में रखकर भूल जाता था। कुछ समय बाद जब याद आता था तो वे खराब हो चुके होते थे। चूंकि मैंने उन्हें देखा नहीं तो मैं खा भी नहीं सका। धीरे धीरे मैंने खुद ही समझकर वातावरण को बदलने की ठानी और उसे किचन की टेबल के मध्य में रख दिया। अगली बार से मैंने सेब खरीदे और उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जहां मैं उन्हें देख सकता था। जैसे कोई चमत्कार हो गया था। मैंने हर दिन कुछ सेब खाना शुरू कर दिए क्योंकि मैं उन्हें अब देख सकता था जो पहले नहीं देख पाता था। यहाँ कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपने वातावरण को सुधार सकते हैं और अपनी वरीयता वाली आदतों के लिए संकेतों को ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप हर रात को अपनी दवा लेना याद रखना चाहते हैं तो अपनी गोलियों की बोतल को बाथरूम के काउंटर में नल के पास ही रखें। यदि आप गिटार का अभ्यास ज्यादा बार करना चाहते हैं तो अपने लिविंग रूम के बीचों बीच गिटार रख दीजिए। यदि आप लोगों को धन्यवाद भेजना याद रखना चाहते हैं तो आप अपनी डेस्क पर इस नोट की स्टेशनरी रख लें। यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो पानी की कुछ बोतलों को हर सुबह अपने घर में उन स्थानों पर रख दीजिए जिन स्थानों पर आप अधिक जाते हैं। यदि आप किसी आदत को जीवन का बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने माहौल में उसके बड़े संकेत रखें। सबसे अधिक दृढ़ व्यवहार में कई संकेत होते हैं। सोचिए कितने कारणों से सिगरेट पीने वाला इसे करने के बाद बहाने ढूंढने लगता है, जैसे कार चला रहे हैं, मित्र को ऐसा करते हुए देख रहे हैं, काम के बोझ से परेशान हैं आदि। यही रणनीति अच्छी आदतों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है।
अपने आसपास के वातावरण में ऐसे लक्ष्य रखें कि दिन में आदत बार बार याद आ सके। यह तय कर लें कि सर्वश्रेष्ठ चुनाव हमेशा स्पष्ट रहें। बेहतर फैसला लेना तब आसान और स्वाभाविक रहता है जब अच्छी आदतों के संकेत आपके समक्ष होते हैं। आसपास के वातावरण में बहुत ताकत होती है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वह उसे प्रभावित करता है कि हम दुनिया को कैसे समृद्ध होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम ऐसा बहुत ही कम कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो उसी दुनिया में खोए रहते हैं जो दुनिया अन्य लोगों ने उनके लिए बना रखी है, लेकिन आप इसमें गुंजाइश निकाल सकते हैं। जहां आप जा रहे हैं या काम कर रहे हैं वहां पर परिवर्तन करके अपनी सकारात्मकता के संकेतों को बढ़ाकर नकारात्मकता के संकेतों को कम कर सकते हैं। माहौल डिजाइन करके आप जीवन का नियंत्रण हाथ में ले सकते हैं और अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं। अपनी दुनिया के सृजक बनिए, मात्र उपभोक्ता नहीं। संदर्भ ही संकेत होता है। किसी आदत को शुरू करने वाला संकेत बहुत विशेष हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी आदत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह सिर्फ एक लक्षण से नहीं बल्कि व्यवहार के आसपास के संदर्भ से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए कई लोग सोशल पार्टी में शराब पीते हैं जबकि अकेले होने पर नहीं पीते हैं। इसमें लक्षण सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि पूरी स्थिति है। अपने दोस्तों को देखते हैं जो ड्रिंक्स का ऑर्डर दे रहे हैं, बार में संगीत सुन रहे हैं अथवा नल में बियर आती हुई देख रहे हैं। घर, कार्यालय या जिम में हम मानसिक रूप से अपनी आदतों को स्थान के अनुसार अनुमति दे देते हैं जिससे वे उभरती हैं। हर स्थान कुछ आदतों और रूटीन के साथ संबद्ध हो जाता है। आपकी डेस्क पर मौजूद सामान, किचन के काउंटर पर रखी चीज अथवा शयनकक्ष में रखी चीज के साथ आपका विशेष संबंध बन जाता है। हमारा व्यवहार किसी स्थान पर रखी वस्तु से परिभाषित नहीं होता, वरन हमारा उससे क्या संबंध है इससे होता है। वास्तव में यह व्यवहार पर वातावरण के प्रभाव के बारे में सोचने का उपयोगी तरीका है। आसपास के पर्यावरण में वस्तुएं भरी हैं, इस तरह सोचना बंद कर दीजिए। आप अब उससे संबंध के बारे में सोचना आरंभ करिए। उन बातों के बारे में सोचिए कि आप अपने आसपास के स्थानों से किस तरह से संवाद स्थापित करते हैं। किसी युवती के लिए उसका सोफा वह स्थान है जहां वह हर रात 1 घंटे पढ़ती है। किसी अन्य के लिए सोफा ऐसा स्थान है जहां वह बैठकर टीवी देखता है और काम से आने के बाद वहां बैठकर आइसक्रीम खाता है। अलग अलग लोगों की इसे लेकर विभिन्न स्मृतियां होती हैं और इस तरह से अनेक आदतें किसी स्थान से संबंध रखती हैं। अच्छी खबर क्या है? आप किसी विशेष आदत को विशेष संदर्भ से जोड़ने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा रोग से पीड़ित लोगों को निर्देश दिए कि वे जब थक जाएं तभी बिस्तर की ओर जाएं। जब तक नींद ना आए तब तक उन्हें किसी और कमरे में बैठने को कहा गया। समय के साथ साथ बिस्तर का संबंध उनके नींद आने से जुड़ गया और फिर उनके लिए बिस्तर पर चढ़ते ही नींद आना आसान हो गया। उनके मस्तिष्क ने यह सीख लिया कि फोन पर ब्राउजिंग करना, टीवी देखना और दीवार घड़ी की ओर लगातार देखना नहीं बल्कि नींद ही एकमात्र क्रिया है जो उस कमरे में होती है। संदर्भ की ताकत एक अहम रणनीति भी बताती है। नए वातावरण में आदतों को आसानी से बदला जा सकता है। नया वातावरण उन सूक्ष्म लक्षणों और संकेतों से बचने में मदद करता है जो आपकी वर्तमान आदतों की ओर मोड़ते हैं। आप किसी नए स्थान पर जाइए, जैसे कोई अलग कॉफी शॉप, उद्यान में कोई अन्य कुर्सी या कमरे का वह कोना जहां यदा कदा ही जाते हैं। वहां जाइए और एक नया रूटीन बनाइए। प्रतिस्पर्धी संकेतों में नई आदत बनाने के बजाय इसे नए संदर्भ में बनाना आसान होता है। यदि आप हर रात अपने शयनकक्ष में टीवी देखते हैं तो जल्द सोना बहुत मुश्किल होगा। उस स्थान पर पढ़ना दुभर हो जाएगा जिस कमरे में आप नियमित रूप से वीडियो गेम्स खेलते हो। लेकिन जब आप अपने सामान्य वातावरण से बाहर जाते हैं तो आप अपने व्यवहारों के प्रति पूर्वाग्रह को छोड़ देते हैं। आप तब पुराने वातावरण के संकेतों से दो चार नहीं होते हैं जो नई आदतों को बिना रुकावट के बनने देते हैं। क्या आप अधिक रचनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं? बड़े कमरे में जाइए, किसी छत के चौक में जाएं या विस्तृत भवन में जाएं। उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर रहिए जहां आप रोजाना काम करते हैं, जिसका संबंध आपकी वर्तमान विचारशैली से है। क्या आप सेहतमंद खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस सुपरमार्केट से आप नियमित रूप से खरीदी करते हैं, क्या आप ऑटो पायलट मोड में खरीदारी करते जाते हैं? बेहतर होगा नई दुकान पर इसकी कोशिश करें। आप पाएंगे कि गैर सेहतमंद चीज आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क को स्वचालित रूप से पता नहीं होगा कि नए स्टोर में वह वस्तु किस स्थान पर रखी है। जब आप एकदम नए वातावरण के अभ्यस्त नहीं होते हैं तो अपनी वर्तमान आदतों को फिर से परिभाषित या व्यवस्थित करके देखिए। काम, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन और खाना पकाने के लिए एक अलग स्थान बनाएं। जो मंत्र मुझे फायदे का लगा है वह है एक स्थान एक कार्य। मैंने करियर की शुरुआत एक उद्यमी के तौर पर की थी। तब मैं सोफे या फिर किचन की टेबल से काम किया करता था।
मैंने अनुभव किया कि सांध्य काल में भी काम को रोक पाना मुश्किल हो जाता था। काम के समय के अंत में और अपने व्यक्तिगत समय के आरंभ होने में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। क्या किचन की टेबल मेरा ऑफिस थी या वह स्थान था जहां मैं भोजन करता था? क्या वह सोफा था जिस पर मैं आराम करता था या फिर मेल भेजता था? हर चीज एक ही स्थान से होती थी। कुछ वर्षों बाद मैं उस घर में चला गया जहां मेरे कार्यालय के लिए अलग से कमरा था। अचानक काम उसके भीतर शुरू होता था और उसके बाहर निजी जीवन था। मेरे प्रोफेशनल जीवन का खाका मस्तिष्क में बना लेना आसान हो गया था, क्योंकि मैंने अपने काम और अपनी निजी जीवन को अलग कर दिया था। हर कमरे का उसका प्राथमिक उपयोग था। रसोई खाना पकाने के काम आती थी, कार्यालय काम करने के लिए था। जब भी संभव हो, एक आदत के संदर्भ को दूसरी आदत से मिश्रित करना रोक दीजिए। जब आप संदर्भों का तालमेल करना शुरू करते हैं तो आप आदतों को भी मिलाना शुरू कर देंगे और तब आसान आदतें ही इसमें सफल होंगी। इसी कारण से आधुनिक तकनीक इतनी चपलता के बाद भी ताकत और कमजोरी दोनों है। आप सभी कार्यों के लिए फोन का उपयोग कर सकते हैं तो यह एक ताकतवर उपकरण बन जाता है, लेकिन जब आप फोन का उपयोग लगभग सभी कार्यों के लिए करते हैं तो इसे किसी एक काम से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप उत्पादक होना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप फोन हाथ में लेते हैं तो सोशल मीडिया, ईमेल देखने और वीडियो गेम खेलना नहीं भूलते हैं। ऐसे में संकेत गड़बड़ा जाते हैं। आप सोच सकते हैं आप समझ नहीं पाए। मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ। मेरा अपार्टमेंट स्मार्टफोन के समान है। मेरे हर कमरे में मैं चाहता हूँ कि कार्य हो। बहुत स्पष्ट है कि यदि आपके पास जगह सीमित है तो आप अपने कमरे को कई गतिविधियों में बांट देते हैं। एक कुर्सी पढ़ने के लिए, एक डेस्क लिखने के लिए, एक टेबल खाने के लिए। इसी प्रकार से आप अपने डिजिटल स्पेस के साथ भी कर सकते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूं जो अपना कंप्यूटर केवल लिखने के लिए प्रयोग में लाता है। अपने टैबलेट से वह पढ़ता है और उसका फोन सोशल मीडिया और लिखित संदेश करने के लिए है। हर आदत का एक स्थान हो। यदि आप इस रणनीति के जरिए काम कर सकते हैं तो संदर्भ किसी आदत या विचार प्रक्रिया से जुड़ जाएगा। पूर्व से तय हालत में ही आदतें पनपना शुरू हो जाती हैं। काम की डेस्क पर जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान काम में अपने आप लगने लगता है। आराम करना वहां आसान हो जाता है जहां पर आपने उसका स्थान बनाया हुआ है। नींद आपको उसी समय आती है जब आप बेडरूम में जा रहे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि व्यवहार स्थिर और पहले से तय हो तो आपको ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जो स्थिर और पहले से तय हो। स्थिर वातावरण जहां हर चीज का अपना स्थान और लक्ष्य होता है, वह एक ऐसा वातावरण होता है जहां आदतों को आसानी से बनाया जा सकता है। अध्याय का सार। संदर्भ में मामूली बदलावों से समय के साथ व्यवहार में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हों। अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाएं। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्ष्य से जुड़ी नहीं रहती हैं, बल्कि व्यवहार के आसपास के वातावरण के संदर्भ से संबंधित रहती हैं। संदर्भ ही संकेत हो जाता है। नई आदतों को नए वातावरण में बना लेना आसान रहता है, क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं। चैप्टर 7, आत्मनियंत्रण का राज। अमेरिका में कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलियॉन के सांसद मॉर्गन मर्फी ने अमेरिका की जनता को 1971 में अपनी उस खोज से चौंका दिया जिसका संबंध वियतनाम के पिछले 16 वर्ष से चल रहे युद्ध से था। वे सेना के पास दौरा करने गए तो उन्होंने देखा कि 15% अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी हो चुके थे। बाद की खोज में पता चला कि 35% सैनिकों ने इसका प्रयास किया था, जिनमें 20% को इसकी लत लग चुकी थी। आरंभ में जितना सोचा था, समस्या उससे ज्यादा गंभीर हो गई थी। इस खोज ने वॉशिंगटन में उत्तेजनात्मक गतिविधियों को बढ़ा दिया। स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग अब्यूज प्रोविजन का गठन तत्काल राष्ट्रपति निक्सन के अधीन किया गया था। इसमें घर वापस आने वाले सैनिकों का पुनर्वास कर उन्हें नशा करने से रोका जाता था। इसके अलावा उन पर नजर भी रखी जाती थी। इस खोज में ली रॉबिन्स भी प्रभारी थे। एक निष्कर्ष ने लत की मान्य धारणाओं को पूरी तरह पलट कर रख दिया। उन्होंने देखा कि हीरोइन की लत के शिकार सैनिक जब घर वापस आए तो सिर्फ 5% ही 1 वर्ष में फिर आदी हुए और मात्र 12% 3 वर्ष में फिर पुरानी स्थिति में पहुंचे। दूसरे शब्दों में 10 में से करीब 9 ने रातों रात वियतनाम की इस खराब आदत को छोड़ दिया। इस निष्कर्ष ने पहले से चली आ रही इस मान्यता को समाप्त कर दिया कि हीरोइन का नशा स्थायी होता है और स्थिति बदली नहीं जा सकती। इसके बजाय ली रॉबिन्स ने बताया कि हम लत को पूरी तरह छोड़ सकते हैं यदि माहौल में एकदम परिवर्तन कर दिया जाए। वियतनाम में सैनिक पूरे दिन उन संकेतों से घिरे रहते थे जो हीरोइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते थे। इसे प्राप्त करना आसान था। वे लगातार लड़ाई के तनाव में थे और ऐसे उनकी मित्रता उन सैनिकों से हो गई
जो पहले से ही इस नशे को ले रहे थे और वे घर से हजारों मील दूर थे। एक बार सैनिक अमेरिका लौट जाता था तो वह खुद को उस वातावरण से अलग पाता था जहां वह आदत में लिप्त हो जाता था। जब संदर्भ में अंतर आया तो आदत सुधर गई। इस स्थिति की तुलना नशे के आदी किसी व्यक्ति से करके देखें। कोई घर में इसका आदी होता है तो कोई दोस्तों में। वे इससे दूर होने के लिए क्लिनिक भी जाते हैं जहां सारा वातावरण उन्हें आदत छोड़ने के लिए तैयार कर देता है, लेकिन जब लौटते हैं तो फिर पड़ोस के लोग उन्हें आदत के संकेत देते हैं और फिर उसमें उलझ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप आमतौर पर वियतनाम के पीड़ितों के अध्ययन के उलट ही परिणाम देखते हैं। देखने में आया है कि नशे के 90% आदी ठीक होने के बाद फिर इसमें उलझ जाते हैं। वियतनाम का अध्ययन कई पुरानी सांस्कृतिक धारणाओं को तोड़ चुका है जो बुरी आदतों से संबंधित थी, क्योंकि इसने इस बात को चुनौती दी कि सेहत के लिए हानिकारक व्यवहार दरअसल परंपरागत रूप से नैतिक कमजोरी से जुड़ा होता है। यदि आपका वजन अधिक है या आप सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं तो आपको जीवन भर बोला जाता है कि आप में आत्मनियंत्रण का अभाव है। यहाँ तक कहा जाता है कि आप खराब व्यक्ति हैं। मामूली अनुशासन आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। यह विचार हमारी संस्कृति में गहराई तक पैठ रखता है। हाल ही एक शोध में कुछ और ही बताया गया। वैज्ञानिकों ने जब जबरदस्त आत्मनियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों का विश्लेषण किया तो पाया कि वे उन सभी लोगों से अधिक अलग नहीं हैं जो आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन का ताना बाना इस तरफ फिर रचने में बेहतर होते हैं जिसमें किसी नायक वाली इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में वे लुभावनी परिस्थितियों में ही कम उलझते हैं। आत्मनियंत्रण को सबसे अच्छे तरीके से वे ही कर पाते हैं जो उसे कम से कम उपयोग में लेते हैं। आत्मनियंत्रण के अभ्यास को करना तब आसान होता है जब इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया हो। इसीलिए यह बिल्कुल ठीक है कि आग्रह, आचरण, इच्छा शक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन विशेषताओं को बेहतर तरह से सुधार लेने के तरीके अधिक अनुशासित व्यक्ति बनकर नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि एक अनुशासित वातावरण बनाने से ऐसा होता है। सहज ज्ञान के विपरीत जाने का विचार भी ज्यादा सार्थक होता है। बस आपको एक बार यह समझना होता है कि क्या होता है जब दिमाग में कोई आदत स्थान बना लेती है। एक आदत जो मस्तिष्क में आकार ले चुकी है वह अनुकूल परिस्थिति में काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। टेक्सास के ऑस्टिन की थेरेपिस्ट पैटी ऑलवेल ने सिगरेट पीनी शुरू की। वे एक दोस्त के साथ घुड़सवारी करते हुए अक्सर सिगरेट सुलगा देती थी। धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और कई वर्ष तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी। दशकों के बाद वे फिर घोड़े पर बैठी तो उन्हें सिगरेट पीने की इच्छा इतने दिनों में पहली बार हुई। उसके संकेत अभी भी भीतर मौजूद थे। उन्होंने लंबे समय से सिर्फ उनका सामना नहीं किया था। एक बार आदत आकार ले लेती है तो जब भी वातावरण में संकेत फिर से मिलने लगते हैं तो उन्हें करने की तीव्र इच्छा होती है। यह भी एक कारण है कि व्यवहार बदलने की तकनीक उल्टी पड़ सकती है। मोटे लोगों के समक्ष वजन कम करने का प्रेजेंटेशन देकर उन्हें शर्मिंदा करने से वे तनाव में आ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे फिर से तनाव से निपटने की पुरानी पसंदीदा रणनीति पर आ जाते हैं, अधिक खाने लग जाते हैं। फेफड़ों के धब्बेदार फोटो सिगरेट पीने वालों को दिखाने से उनमें बेचैनी अधिक हो जाती है, जिससे वे फिर एक सिगरेट ले लेते हैं। यदि आप संकेत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप फिर से वही व्यवहार कर जाते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। खराब आदतें अपने आप में उत्प्रेरक रहती हैं। प्रक्रिया अपने आप को ही तैयार करती जाती है। वे प्रोत्साहित हो जाती हैं। आपको खराब लगता है इसीलिए आप जंक फूड खाते हैं, क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसीलिए आपको खराब लगता है। वाह। टेलीविजन देखने से आपको सुस्ती आने लगती है, इसीलिए आप ज्यादा टेलीविजन देखते हैं, क्योंकि आप में कुछ कर पाने की ऊर्जा नहीं रहती है। अपनी सेहत की चिंता करते हुए आपको बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण आप सिगरेट पीते हैं ताकि बेचैनी कम की जा सके, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है और जल्द ही आप ज्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं। यह खराब आदतों के नीचे जाने वाली सर्पिल रेखा है। शोधकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा बताया है। बाहर से कोई भी लक्षण खराब आदत को दोहराने की इच्छा जगा सकता है। एक बार आप कुछ देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी इच्छा इसे ज्यादा देखने की होने लगती है। यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। अक्सर हमको यह समझ में नहीं आती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोकीन की आदत वाले लोगों को 33 मिलीसेकंड इस नशे का चित्र दिखाया जाता है तो उनके मस्तिष्क में पुरस्कार का मार्ग प्रेरित हो जाता है, तो फिर से इच्छा जगा देता है। मस्तिष्क के लिए यह गति इतनी तेजी से होती है कि जिसकी आदत है वह आपको यह कह भी नहीं सकता कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी इच्छा फिर से जग जाती है। यहाँ एक पंचलाइन है। आप आदत को रोक सकते हैं, लेकिन आपके लिए उसे भूल जाना संभव नहीं रहता। एक बार दिमाग में आदत ने स्थान बना लिया है तो इसे पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो जाता है, भले ही लंबे समय तक आपने उसे ना किया हो। इसका अर्थ है कि झुकाव को रोकना एक अप्रभावी रणनीति है।
बाधाओं से भरे जीवन में ज़ेन का जैसा व्यवहार बनाए रखना मुश्किल है। इसमें बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। संक्षेप में बात कहें तो आपको झुकाव को रोकने के लिए उसकी विरोधी भीतरी ताकत का प्रयोग करना होगा। लंबे समय में हम एक वातावरण में रहने वाला उत्पाद बन जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैंने किसी को भी अब तक नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों के साथ रहते हुए नहीं देखा। सबसे उचित उपाय खराब आदत को स्रोत पर ही रोक दिया जाए। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि वह संकेत ही सामने नहीं आए जिसके कारण आदत हो रही है। यदि आप कोई काम होता नहीं देख रहे हैं तो अपना फोन कुछ समय के लिए दूसरे कक्ष में रख दीजिए। यदि आप लगातार इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं, तो सोशल मीडिया अकाउंट को देखना बंद कर दें, जो आप में ईर्ष्या और द्वेष लाता है। यदि आप टीवी देखने में अधिक समय खराब कर रहे हैं तो बेडरूम से टीवी को हटा दीजिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं तो नए टेक गियर की समीक्षाओं को पढ़ना बंद कर दें। यदि आप बहुत अधिक वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो कंसोल का कनेक्शन हटा दीजिए और हर बार इस्तेमाल के बाद इसे अलमारी में रख दिया कीजिए। यह अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के उलट है। इसे स्पष्ट बनाने के बजाय आप इसे अदृश्य कर सकते हैं। मैं भी अक्सर चकित हो जाता हूँ कि ये सरल परिवर्तन कितने प्रभावी रहते हैं। एक संकेत को हटा दें और समूची आदत खत्म हो जाएगी। आत्मनियंत्रण दीर्घावधि नहीं, अल्पावधि रणनीति है। आप अपने झुकाव या आकर्षण को 1 या 2 बार रोक सकते हैं, लेकिन हर बार इच्छा शक्ति इच्छा पर हावी नहीं हो सकती। जब भी सही चीज करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति को नए सिरे से बुनने के बजाय आपकी ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने में लगाएं। यह आत्मनियंत्रण का राज है। अपनी अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रखें और खराब आदतों के संकेत अदृश्य ही रखें। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के विपरीत नियम है, इसे अदृश्य बनाएं। एक बार आदत बन जाती है तो उसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास अधिक आत्मनियंत्रण रहता है वे झुकाव या आकर्षण वाली स्थितियों में कम ही समय लगाते हैं। झुकाव या आकर्षण को रोकने के बजाय उसको अनदेखा करना ज्यादा सरल है। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका उस संकेत के समक्ष जाना कम करना है जो उस आदत का कारण है। आत्मनियंत्रण अल्पावधि रणनीति है, दीर्घावधि नहीं। चैप्टर 8, आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। डच वैज्ञानिक निको टिनबर्गन ने 1940 में एक के बाद एक अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से इस बात को लेकर हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया कि आखिर क्या हमें प्रेरित करता है। वे उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले स्लेटी और सफेद रंग के पक्षी मुर्गाबी पर शोध कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका में यह पक्षी समुद्र किनारे उड़ते देखे जा सकते हैं। उन्हें अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन वयस्क पक्षियों की चोंच पर लाल बिंदी रहती है और टिनबर्गन ने देखा कि जब नए बच्चे होते हैं और उन्हें भूख लगती है तो वे अपनी माँ की चोंच की इस लाल बिंदी पर चोंच मारते हैं। एक प्रयोग के लिए उन्होंने छद्म रूप से गत्ते की चोंच बना ली और बिना शरीर का सिर भी उस पर लगाया। जब बड़े पक्षी दूर उड़ जाते थे तब वे घोंसले में जाते थे और यह नकली चोंच उन बच्चों के सामने रख देते थे। यह तो स्पष्ट था कि वे चोंच नकली थी और उन्होंने अनुमान लगाया था कि बच्चे उन्हें सिरे से नकार देंगे। हालांकि जब इन बच्चों ने कार्डबोर्ड की चोंच पर लाल बिंदी देखी तो उन्होंने चोंच मारना शुरू कर दिया जैसे वह उनकी माँ की चोंच हो। इससे स्पष्ट हो चुका था कि वे लाल बिंदी को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि उन्हें जन्म से ही पहले अनुवांशिक रूप से ही इसकी शिक्षा मिल चुकी हो। टिनबर्गन ने यह भी देखा कि लाल बिंदी जितनी बड़ी होती थी ये बच्चे उतनी तेजी से उस पर चोंच मारते थे। अंततः उन्होंने एक ऐसी चोंच बनवाई जिस पर 3 बड़ी लाल बिंदियां थी। जब उन्होंने इसे घोंसले के ऊपर रखा तो पक्षियों के बच्चे खुशी के मारे दीवाने हो गए। वे लाल बिंदियों पर ऐसे चोंच मारने लगे जैसे इतनी बड़ी चोंच उन्होंने कभी ना देखी हो। वैज्ञानिक और उनके सहयोगियों ने पाया कि यही व्यवहार अन्य जानवरों में भी होता है। उदाहरण के लिए जमीन में बने घोंसले में रहने वाला पक्षी है ग्रेलेग गूस, बतख। तब कभी कभी उसका एक अंडा घोंसले से लुढ़क कर बाहर घास पर आ जाता है। जब भी ऐसा होता है माँ डगमगाते हुए उस अंडे के पास आ जाती है और उसे अपनी चोंच की मदद से धकेलकर घोंसले में रख देती है। टिनबर्गन ने पाया कि जब भी कोई गोलाकार आकृति की चीज उसके पास आएगी तो वह चोंच से धकेलकर उसे घोंसले में डाल देगी। भले ही वह बिलियर्ड की बॉल हो या बल्ब, जितना बड़ा गोलाकार सामान होगा उस बतख का रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। एक बतख ने तो वॉलीबॉल पर बैठकर उसे भी नियंत्रण में लेकर घोंसले में डालने का प्रयास लिया। जिस तरह से उस पक्षी के बच्चे लाल बिंदी पर चोंच मार रहे थे उसी प्रकार से यह बतख हर गोलाकार चीज को घोंसले में ले जाने की कोशिश कर रही थी। वह एक स्वाभाविक नियम का पालन कर रही थी। जब भी गोलाकार वस्तु देखूंगी उसे घोंसले में डाल दूंगी। जितना भी बड़ा गोला हो उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी। यह इस तरह है जैसे हर जानवर का दिमाग व्यवहार के लिए पहले से कुछ नियमों से भरा रहता है
और जब अतिशयोक्ति हो जाती है तो यह नियम एकदम क्रिसमस ट्री की तरह उभर उठता है। वैज्ञानिक इन अतिशयोक्ति वाले संकेतों को अलौकिक उद्दीपन कहते हैं। अलौकिक उद्दीपन यथार्थ का चरम रूप रहता है। जिस तरह से लाल बिंदी वाली चोंच या फिर वॉलीबॉल के आकार का अंडा यह सामान्य से अधिक जोरदार रिस्पॉन्स देता है। मानव भी यथार्थ के चरम स्वरूप को छू लेने के प्रति उन्मुख होते हैं। उदाहरण के लिए जंक फूड हमारे पुरस्कार तंत्र को सनक की ओर ले जाता है। हजारों वर्ष जंगल में खाने की तलाश में भटके मानव के मस्तिष्क में नमक, शक्कर और फैट के लिए सबसे ज्यादा स्थान है। भले ही यह खाना कैलोरी से भरपूर होता है और जब हमारे पूर्वज जंगल में भटकते थे तब यह ना के बराबर था। तो अब आपको पता नहीं होता कि अगला भोजन कब मिलने वाला है, तो आप जितना हो सके उतना खा लेते हैं। जीवन बनाए रखने के लिए यह अच्छी रणनीति मानी जाती है। आज हालांकि हम कैलोरी से भरे वातावरण में रह रहे हैं, खाना प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारा दिमाग लगातार उसे प्राप्त करने के लिए मचलता रहता है, मानो उसकी कमी हो। ज्यादा नमक, शक्कर और फैट का हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसकी ललक हमें वह करने पर विवश करती है, क्योंकि दिमाग में रिवॉर्ड सेंटर पिछले 50,000 वर्षों में बदले नहीं है। आधुनिक खाद्य उद्योग विकास से परे उद्देश्य के लिए हमारी पाषाणकालीन प्रवृत्ति को खींचने पर चल रहा है। फूड साइंस का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे उत्पाद बनाना होता है जो उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हों। बैग, बॉक्स या जार में जो भी फूड मिल रहा है उसे एडिशनल फ्लेवर से ज्यादा स्वादिष्ट बनाया गया है। कंपनियां लाखों डॉलर केवल इसीलिए खर्च कर रही हैं ताकि आलू के चिप्स में ऐसा कुरकुरापन मिले या फिर सोडा में इतनी सनसनाहट मिले कि वह लोगों की संतोष की सीमा को स्पर्श कर जाए। सभी विभाग इसमें लगे हैं कि किसी तरह से उत्पाद आपके मुंह में जाकर एक फील ले आए। ऐसी क्वालिटी को ओरो सेंसेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंच फ्राइज में इसका अच्छा तालमेल है, बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रंची और अंदर से हल्का और मुलायम। प्रसंस्करण से बने कुछ खाद्य पदार्थ हमारे स्फूर्त विरोधाभास को उभारते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सेंसेशन का संयोजन होता है, जैसे क्रंची और क्रीमी का संयोजन। कल्पना कीजिए पिज्जा की कुरकुरी परत के ऊपर पिघला हुआ चीज या ओरियो कुकी का क्रंच जो भीतर बीचों बीच मुलायम होता है। नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स के साथ आप इसी तरह की सनसनी अनुभव करना चाहते हैं, और केल, एक प्रकार की गोभी के सनहटे कोर का स्वाद कैसा होगा। कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग इसमें रुचि खो देता है और आपको भरपूर लगने लगता है। लेकिन जो फूड इस स्फूर्त विरोधाभास को बहुत अधिक ध्यान में रखकर बनाए गए होते हैं वे आपका अनुभव अनोखा बना रहने देते हैं। इसे आप जितना खाते जाते हैं रुचि बढ़ने लगती है और आपको ज्यादा खाने को प्रोत्साहित करती है। अंततः इस तरह की रणनीतियां खाद्य वैज्ञानिकों को परम सुख की स्थिति का पता लगाने में मदद करती है। यह हर उत्पाद पर लागू होता है। नमक, शक्कर और फैट का कुछ कुछ मिश्रण करके जो बनाया जाता है वह आपके दिमाग को उत्तेजित कर देता है और आप बार बार उसे खाने की इच्छा रखते हैं। इसके फलस्वरूप आप अधिक खाने लगते हैं, क्योंकि वे हाइपर पैलेटेबल यानी बहुत ही अच्छा स्वाद रखने वाले फूड की श्रेणी में आते हैं, जो मानव के दिमाग को अधिक आकर्षित करते हैं। स्टीफन गाइनट एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। वे आहार, व्यवहार और मोटापे के विशेषज्ञ हैं। वे कहते हैं, हमारी स्वयं की कमजोरियों का फायदा उठाने में हम बहुत निपुण हो गए हैं। आधुनिक खाद्य उद्योग और उसके नतीजे में अधिक खा लेने की आदत व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम। इसे आकर्षक बनाने का उदाहरण है। जितना आकर्षक अवसर होगा उतना ही जल्दी इसकी आदत बनती जाएगी। अपने आसपास देखिए, हमारे पूर्वज जो दुनिया हमें देकर गए थे उससे बहुत ऊपर और आकर्षक दुनिया हमारा समाज बन चुका है। स्टोर्स में पुतले अंतरंजित तरह से बनाए जाते हैं। उनके कूल्हे स्तन आकर्षक इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वस्त्रों को बेचा जा सके। सोशल मीडिया पर लाइक्स और प्रशंसा कुछ ही मिनटों में मिल जाती है, भले ही ऑफिस या घर में हमें नहीं मिलती हो। ऑनलाइन अश्लील सामग्री उत्तेजक दृश्य वाली होती है, जिसकी वास्तविक जीवन में प्रतिकृति असंभव रहती है। विज्ञापन बहुत ज्यादा लाइट, फैशनेबल, प्रोफेशनल मेकअप और फोटोशॉप से एडिट करके बनाए जाते हैं, भले ही वह मॉडल वैसी नहीं दिख रही हो जैसी स्क्रीन पर दिखती है। यही असाधारण प्रोत्साहन या उत्तेजना हमारे आधुनिक विश्व की है। वे उन विशेषताओं को अति पर दिखाते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए आकर्षक होती हैं। इसी कारण से हमारी प्रकृति दीवानेपन तक चली जाती है, जो शॉपिंग, सोशल मीडिया, अश्लील साइट्स देखने, खाने आदि की अतिरंजित आदतों और कई अन्य की ओर हमें धकेल देती है। यदि इतिहास एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे तो भविष्य के अवसर आज की तुलना में अधिक आकर्षक होंगे। प्रवृत्ति ऐसी है कि पुरस्कार और ज्यादा केंद्रित होंगे तथा उद्दीपन और ज्यादा मोहक बन जाएंगे। जंक फूड प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की तुलना में कैलोरी का अधिक गाढ़ा रूप है। बियर की तुलना में हार्ड शराब अल्कोहल का अधिक केंद्रित रूप है। जंक फूड में प्राकृतिक आहार के बजाय अनेक प्रकार के कैलोरीज को डाला जाता है। बोर्ड गेम्स के बजाय वीडियो गेम्स अधिक केंद्रित करने वाले होते हैं। प्रकृति से तुलना करते हुए देखें तो सुख की इच्छा से भरे इन अनुभवों को रोक पाना मुश्किल हो जाता है।
हमारे पास हमारे पूर्वजों का दिमाग है, लेकिन झुकावों या आकर्षणों का उन्हें कभी सामना नहीं करना पड़ा था। यदि आप उन अवसरों को बढ़ाना चाहते हैं जिसमें एक व्यवहार घटित हो, तो आपको इसे आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। दूसरे नियम की चर्चा के दौरान हमारा लक्ष्य यह सीखना है कि हमारी आदतों को कैसे प्रबल बनाया जाए। हर आदत को एक अलौकिक उद्दीपन में बदलना संभव नहीं है, लेकिन हम किसी भी आदत को और अधिक मोहक बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि ललक क्या है और यह कैसे काम करती है। इसकी शुरुआत हम जैविक छाप की जांच से करते हैं। हर आदत में डोपामाइन प्रभाव होता है। डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप। ललक के सटीक क्षण का वैज्ञानिक उस न्यूरोट्रांसमीटर को मापकर पता कर सकते हैं जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन का महत्व 1954 में तब समझ में आया जब न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड और पीटर मिलनर ने एक प्रयोग से यह पता लगाया कि ललक और इच्छा के पीछे न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं क्या होती हैं। चूहे के दिमाग में इलेक्ट्रोलाइट्स लगाए गए। रिसर्च करने वालों ने उनका डोपामाइन प्रवाह रोक दिया। वैज्ञानिक तब चकित रह गए कि ऐसा करने से उनके जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई। वे खा नहीं सकते थे, उन्होंने मैथुन नहीं किया, उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं रही। कुछ ही दिन में वे प्यास के कारण चल बसे। इसके बाद के अध्ययन में अन्य वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग में डोपामाइन प्रवाहित करने वाला हिस्सा कुछ कम किया, लेकिन इस बार उनके मुंह में शक्कर के ड्रॉप्स डाले गए। इन चूहों के चेहरे सुख से चमक उठे क्योंकि वह स्वादिष्ट वस्तु उन्हें भा गई। भले ही उनका डोपामाइन रोक दिया था, उन्हें शक्कर उतनी ही पसंद आई जितनी पहले आती थी, लेकिन वे और नहीं चाहते थे। सुख का अनुभव डोपामाइन के बिना जस का तस ही रहा, लेकिन इच्छा समाप्त हो चुकी थी और इच्छा के बिना गतिविधि थम गई। अन्य शोधकर्ताओं ने डोपामाइन रोकने की प्रक्रिया को उलट दिया। उन्होंने दिमाग के पुरस्कार तंत्र को डोपामाइन से भर दिया तो जानवरों ने आदतों को खतरनाक गति से पूरा किया। एक अध्ययन में तो चूहे को हर बार एक बॉक्स में रखी किसी चीज से जोरदार डोपामाइन मिला। कुछ ही मिनट में चूहे में इच्छा इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने 1 घंटे में उस बॉक्स में 800 बार नाक डालने का प्रयास किया। मानव भी अलग नहीं है। स्लॉट मशीन का प्लेयर पहिए को औसतन हर घंटे 600 बार घुमाता है। आदतें डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप हैं। हर व्यवहार जो आदत को जोरदार बनाता है, जैसे जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, नशा करना, सोशल मीडिया ब्राउज करना आदि का संबंध डोपामाइन के उच्चतर स्तर से होता है। हमारी मूल आदतों के व्यवहार के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जैसे भोजन करना, पानी पीना, मैथुन करना और सामाजिक रूप से संबंध रखना। वर्षों तक वैज्ञानिक यही मानते रहे कि डोपामाइन सुख देने वाला होता है, लेकिन अब हम जान गए हैं कि यह प्रेरित करने, सीखने या याद करने, दंड देने, अरुचि और इच्छित गतिविधियों का न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है और इच्छित गतिविधि की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। जब आदतों की बात आती है तो मुख्य तथ्य यह है, डोपामाइन न केवल तब स्रावित होता है जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि तब भी होता है जब आप इसकी आशा करते हैं। जुआ खेलने के आदी व्यक्तियों में दांव लगाने से पहले डोपामाइन बढ़ता है, न कि जीतने के बाद। कोकीन के नशेड़ी को पाउडर देखने पर डोपामाइन का उछाल मिलता है, न कि इसे लेने के बाद। जब भी आपको लगता है कि किसी अवसर से फायदा होगा, आपका डोपामाइन पहले से ही प्रवाहित होने लगता है। जब भी डोपामाइन बढ़ता है, आपकी प्रेरक शक्ति बढ़ने लगती है। कोई फायदा या पुरस्कार मिलने की आकांक्षा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, न कि फायदा या पुरस्कार की प्राप्ति। दिलचस्प बात यह है कि पुरस्कार प्राप्त करते समय मस्तिष्क में सक्रिय होने वाली पुरस्कार प्रणाली वैसी है जो आशा करते समय सक्रिय होती है। यह एक कारण है कि अनुभव की प्रत्याशा अक्सर इसे प्राप्त करने से बेहतर होती है। एक बच्चे के रूप में क्रिसमस की सुबह के बारे में सोचना उपहार खोलने से बेहतर हो सकता है। एक वयस्क के रूप में आगामी छुट्टियों के बारे में सपने देखना वास्तव में छुट्टियों पर होने से अधिक सुखद हो सकता है। वैज्ञानिक इसे चाहने और पसंद करने के बीच के अंतर के रूप में संदर्भित करते हैं। दिमाग में अनेक न्यूरल सर्किट होते हैं जो पसंद करने के बजाय पुरस्कार की इच्छा रखने वाले हैं। इच्छा करने वाले केंद्र दिमाग में बड़े पैमाने पर हैं। ब्रेन स्टेम, न्यूक्लियस एक्यूम्बस, वेंट्रल टेगमेंटल, डोरलस स्ट्रिएटम, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से। तुलनात्मक रूप से दिमाग में पसंद आने के केंद्र बहुत कम होते हैं। उन्हें अक्सर हेडिनक हॉटस्पॉट्स कहा जाता है और ये पूरे दिमाग में छोटे द्वीपों की तरह फैले हैं। उदाहरण के लिए शोध करने वालों ने पाया कि न्यूक्लियस एक्यूम्बस का 100% तब सक्रिय होता है जब किसी चीज की इच्छा होती है। इसी बीच इसमें पसंद आने के दौरान 10% ही सक्रियता रहती है। वास्तव में दिमाग में अधिक कीमती स्थान इच्छाओं के लिए आवंटित होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये प्रक्रियाएं अहम भूमिका निभाती हैं। इच्छा वह इंजन है जो हमारे व्यवहार को चलाता है। हर काम को किसी इच्छा के लिए किया जाता है।
ललक ही वह रहती है जो प्रतिसाद तक ले जाती है। इन जानकारियों से व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के महत्व का पता चलता है। हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पुरस्कृत अनुभव की उम्मीद ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह जगह है जहां प्रलोभन बंडलिंग के रूप में जाने जाने वाली रणनीति परिदृश्य में आती है। आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने में प्रलोभन बंडलिंग का इस्तेमाल कैसे करें? रोनन बर्नी आयरलैंड के डबलिन में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के छात्र हैं। नेटफ्लिक्स देखने में उन्हें सुख मिलता है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि वे जितनी एक्सरसाइज करते हैं उससे अधिक करनी चाहिए। ऐसे में अपनी इंजीनियरिंग की क्षमता को उन्होंने प्रयोग में लिया। अपनी खड़ी हुई साइकिल को लैपटॉप और टीवी से जोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे यह तय हो गया कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब तक एक निश्चित गति पर साइकिल चलेगी। जैसे ही वे इसे धीमा करेंगे तो जो भी शो वह देख रहे होंगे वह अब अटक जाएगा, जब तक वे पुनः पैडल मारना शुरू नहीं करेंगे। वह ऐसे फैन हैं जो मोटापा तो कम कर ही रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लगाव को भी कम नहीं कर रहे हैं और एक ही समय में दोनों कर रहे हैं। इसके साथ ही वह प्रलोभन बंडलिंग रणनीति का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज करने की आदत को ज्यादा आकर्षक बना सकें। प्रलोभन बंडलिंग रणनीति तब काम करती है जब आपके इच्छित कार्य को उस कार्य से जोड़ दिया जाता है जिसे करने की जरूरत आपको होती है। बर्नी के मामले में नेटफ्लिक्स देखने के झुकाव को उन्होंने खड़ी हुई बाइक को चलाने से जोड़ दिया। कारोबार करने वाले को प्रलोभन बंडलिंग में महारत हासिल होती है। उदाहरण के लिए, जब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसे आमतौर पर एबीसी के रूप में जाना जाता है, ने 2014 से 2015 सीजन के लिए अपने गुरुवार रात को टेलीविजन लाइनअप को लॉन्च किया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रलोभन बंडलिंग को बढ़ावा दिया। कंपनी हर गुरुवार को पटकथा लेखिका शोडा राइम्स के तैयार किए 3 शो दिखाती थी। ये थे ग्रेज एनाटॉमी, स्कैंडल और हाउ टू गेट अवे विथ मर्डर। इसकी उन्होंने TGIT ऑन ABC के रूप में ब्रांडिंग की। TGIT का अर्थ है थैंक गॉड इट्स थर्सडे। इसके अतिरिक्त शो को लोकप्रिय करने के लिए ABC ने दर्शकों को पॉपकॉर्न बनाने, रेड वाइन पीने के लिए प्रोत्साहित तक किया ताकि वे शाम को उसका मजा लें। ABC के शेड्यूलिंग प्रमुख एंड्रयू क्रूबिट्स ने अभियान के पीछे विचार का वर्णन किया। हम गुरुवार की रात को दर्शकों को अवसर के रूप में देखते हैं। या तो जोड़े या महिलाएं खुद बैठकर तनाव से दूर होना चाहती हैं और मस्ती करती हैं, रेड वाइन पीती हैं और कुछ पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं। इस रणनीति की उत्कृष्टता यह है कि ABC को जिन चीजों को दर्शकों से कराने की जरूरत थी, यानी उनके शो देखने की, उन गतिविधियों को वह उन चीजों से जोड़ रहा था जो उनके दर्शक पहले से ही करना चाहते थे, जैसे आराम करना, शराब पीना और पॉपकॉर्न खाना। समय के साथ लोगों ने ABC को आराम और मनोरंजन के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। अगर आप हर गुरुवार को रात 8 बजे रेड वाइन पीते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं तो अंततः गुरुवार 8 बजे का अर्थ है विश्राम और मनोरंजन। पुरस्कार संकेत के साथ जुड़ जाता है और टेलीविजन को चालू करने की आदत अधिक आकर्षक हो जाती है। यदि आपको एक ही समय में अपना कोई पसंदीदा काम करने को मिले तो इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि आपको व्यवहार आकर्षक लगने लगेगा। कदाचित आप सेलिब्रिटी की गपशप सुनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप शरीर को ठीक भी रखना चाहते हैं। इसमें प्रलोभन बंडलिंग की रणनीति को प्रयोग में लेते हुए आप जिम में टेबलाइडस पढ़ सकते हैं और रियलिटी शो भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आप पेडिक्योर करना चाहते हो, लेकिन आपको अपने ईमेल इनबॉक्स को भी साफ करने की जरूरत है। पेडिक्योर कराते समय लंबित ईमेल कार्यों को भी निपटाते चले जाएं। प्रलोभन बंडलिंग एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करने का तरीका है जिसे प्रेमैक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर डेविड प्रेमैक के काम के बाद नामित यह सिद्धांत कहता है कि अधिक संभावित व्यवहार कम संभावित व्यवहार को सुदृढ़ करेगा। दूसरे शब्दों में, भले ही आप वास्तव में बकाया ईमेल कार्य को निपटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करने के लिए स्वतः तैयार हो जाएंगे यदि इसके साथ आपको कुछ ऐसा करना है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने की रणनीति को आप प्रलोभन बंडलिंग से जोड़ सकते हैं, जिसका उल्लेख हमने अध्याय 5 में किया है, ताकि आप अपने व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए नियम बना सकें। आदतों को क्रमबद्ध करने की रणनीति प्लस प्रलोभन बंडलिंग का फॉर्मूला है डैश वर्तमान आदत के पश्चात डैश जो आदत आवश्यक है वह करूंगा। दूसरा, डैश आवश्यक आदत के बाद मैं वह डैश इच्छित आदत को करूंगा। यदि आप खबरें पढ़ने के पक्ष में हैं, लेकिन आभार व्यक्त करना आपके लिए आवश्यक है। पहला, सुबह की कॉफी पी लेने के बाद मैं एक बात कहूंगा कि कल जो कुछ भी हुआ डैश आवश्यक उसके लिए आभारी हूं। दूसरा, मैं किसी के प्रति आभार व्यक्त कर दूं उसके बाद मैं खबर पढ़ूंगा डैश इच्छा। यदि आप खेल देखना चाहते हैं लेकिन आपको सेल्स कॉल भी करनी आवश्यक है। पहला, लंच ब्रेक से लौटकर मैं 3 संभावित ग्राहकों को कॉल करूंगा आवश्यकता। दूसरा,
संभावित 3 ग्राहकों को कॉल करने के बाद मैं ESPN देखूंगा। इच्छा, यदि आप फेसबुक देखना चाहते हैं लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी आवश्यक है। पहला, जैसे ही मैं अपना फोन हाथ में लूंगा मैं 10 बर्पी एक्सरसाइज करूंगा। आवश्यकता। दूसरा, 10 बर्पी करने के बाद ही मैं अपना फेसबुक ऑन करूंगा। इच्छा। उम्मीद यह है कि अंततः आप 3 ग्राहकों को कॉल करने या 10 बर्पी करने के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको नवीनतम खेल समाचार पढ़ने या फेसबुक देखने की इच्छा है। जिस काम को करने की जरूरत है उसे करने का मतलब है कि आप वह काम करना चाहते हैं जिसकी इच्छा है। हमने इस अध्याय को अलौकिक उद्दीपनों पर चर्चा करके शुरू किया था, जो वास्तविकता के उन्नत संस्करण हैं। ये कार्यवाही करने की हमारी इच्छा बढ़ाते हैं। प्रलोभन बंडलिंग किसी भी आदत का उन्नत संस्करण बनाने का एक तरीका है जिसे आप पहले से ही करना चाहते हैं। कोई भी अप्रतिरोध्य यानी अनिवार्य आदत बनाना कठिन काम है, लेकिन यह सरल रणनीति हो सकती है। किसी भी आदत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव का दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। जितना आकर्षक अवसर होगा उतना अधिक इसकी आदत बनती जाएगी। आदतें डोपामाइन से चलने वाली फीडबैक लूप है। जब डोपामाइन बढ़ता है तो हमारी प्रेरक शक्ति बढ़ती है। यह पुरस्कार की प्रत्याशा है, उसकी पूर्ति नहीं, जो हमें कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है। जितनी अधिक प्रत्याशा होगी, डोपामाइन का उछाल उतना ही अधिक होगा। प्रलोभन बंडलिंग आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने का एक उपाय है। जो आप करना चाहते हैं उसे आप अपनी आवश्यकता के साथ जोड़ दें, यह रणनीति है। आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। हंगेरी के लज्जो पोलगर ने 1965 में क्लारा नामक महिला को एक के बाद एक विचित्र पत्र लिखे। लाजलो कड़े परिश्रम में विश्वास रखते थे। वास्तव में वे सिर्फ इसी में विश्वास रखते थे। उन्होंने जन्मजात प्रतिभा का विचार ठुकरा दिया था। उनका दावा था कि सतत अभ्यास और अच्छी आदतों के विकास से कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में जीनियस बन सकता है। उनका मंत्र था, जीनियस पैदा नहीं होता बल्कि उसे शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाता है। लाजलो का अपने विचार में इतना विश्वास था कि उन्होंने इसका अपनी ही संतानों पर परीक्षण करना चाहा और उन्होंने इसी सिलसिले में क्लारा को पत्र लिखे। वे चाहते थे कि उनकी पत्नी ऐसी हो जो सीधे उनके विचार से सहमत हो। क्लारा टीचर थी। वे अपने विचारों को लेकर इतनी अड़ियल नहीं रही होगी जितने लाजलो थे, लेकिन वे भी यही मानती थी कि उचित निर्देशन से कोई भी अपने कौशल में इजाफा कर सकता है। लाजलो ने तय किया कि शतरंज प्रयोग के लिए उपयुक्त क्षेत्र रहेगा और उन्होंने अपने बच्चों को शतरंज का महारथी बनाने के हिसाब से पालने की योजना बनाई। बच्चों को घर में ही स्कूली शिक्षा दी जाएगी, जिसे उस समय हंगरी में दुर्लभ माना जाता था। घर शतरंज की किताबों और प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरा होगा। बच्चे एक दूसरे के खिलाफ लगातार खेलते रहेंगे और सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। परिवार हर उस प्रतियोगी के टूर्नामेंट इतिहास का सावधानी पूर्वक हिसाब रखेगा जिसका सामना बच्चे ने किया होगा। उनका जीवन शतरंज के लिए समर्पित होगा। लाजलो ने क्लारा से विवाह किया और कुछ ही वर्ष में दंपत्ति 3 बेटियों सुसान, सोफिया और जूडिट के माता पिता बने। सुसान सबसे बड़ी थी और उसने 4 वर्ष की आयु से ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। 6 माह में वह बड़ों को भी हराने लगी। सोफिया उससे छोटी थी। 14 वर्ष की आयु में वह विश्व चैंपियन बन गई और कुछ ही वर्ष बाद वह ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। जूडिट सबसे छोटी और सबसे श्रेष्ठ थी। 5 वर्ष की आयु में ही वह पिता को हराने लगी थी। 12 वर्ष की आयु में दुनिया के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में सबसे कम आयु की खिलाड़ी जूडिट ही थी। 15 वर्ष 4 आयु की आयु में वह सबसे छोटी ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। वह अब तक के सबसे कम आयु के रिकॉर्ड धारक ग्रैंड मास्टर बीबी फिशर से भी छोटी थी। 27 वर्ष तक वह दुनिया की पहले नंबर की महिला शतरंज खिलाड़ी रही। पोलगर बहनों का बचपन बहुत असामान्य तरह का था। फिर भी यदि आप उनसे पूछेंगे तो वे दावा करेंगी कि उनकी जीवन शैली बहुत आकर्षक ही नहीं बल्कि सुखद भी थी। उनके इंटरव्यू में इन बहनों ने कहा है कि उनका बचपन दुष्कर होने के बजाय मनोरंजन से भरा था। उन्हें शतरंज खेलना अच्छा लगता था, इससे उनका मन नहीं भरता था। एक बार लाजलो ने मध्य रात्रि में सोफिया को बाथरूम में खेलते हुए देखा। पिता ने उससे कहा, सोने जाओ सोफिया, इन मोहरों को अकेला रहने दो। इस पर सोफिया ने यह जवाब दिया, डैडी ये मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पोलगर बहनें उस वातावरण में पली बड़ी जहां पर किसी भी अन्य बात की तुलना में शतरंज को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसके लिए उनकी प्रशंसा होती थी और पुरस्कार मिलते थे। उनकी दुनिया में शतरंज की धुन होना सामान्य था। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी आदतें हमारी संस्कृति में सामान्य होती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षक व्यवहार के तौर पर आप देखते हैं। सामाजिक मानकों का मोहक खिंचाव। इंसान एक तरह से झुंड के जानवर हैं। हम इसमें फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ बंधन में बंधना चाहते हैं ताकि हम हमारे साथियों से सम्मान और अनुमोदन अर्जित कर सकें।
इस तरह के झुकाव हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। हमारे अधिकांश विकासवादी इतिहास में हमारे पूर्वज जनजातियों में रहते थे। कबीले से अलग हो जाना या उससे भी बदतर बहिष्कृत किया जाना एक मौत की सजा थी। अकेला भेड़िया मर जाता है लेकिन झुंड बचा रहता है। इस बीच जिन लोगों ने सहयोग किया और दूसरों के साथ बंधन में बंध गए, उन्होंने बढ़ी हुई सुरक्षा, संभोग के अवसरों और संसाधनों तक पहुंच का आनंद लिया। जैसा चार्ल्स डार्विन ने कहा था, मानव जाति के लंबे इतिहास में जिन लोगों ने सबसे प्रभावी रूप से सहयोग और सुधार करना सीखा है, वे ही प्रबल साबित हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसी से जुड़ना मानव की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है और इस प्राचीन वरीयता का हमारे आधुनिक व्यवहार पर एक शक्तिशाली प्रभाव है। हम अपनी पुरानी आदतों का चयन नहीं करते, हम उनकी नकल करते हैं। हम उस स्क्रिप्ट का अनुसरण करते हैं जो हमारे दोस्तों और परिवारों, हमारे चर्च या स्कूल, हमारे स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज द्वारा सौंपी गई होती हैं। इन संस्कृतियों और समूहों में से प्रत्येक अपनी अपेक्षाओं और अपने मानकों के साथ आता है। कब शादी करनी है या नहीं, कितने बच्चे होने चाहिए, कौन सी छुट्टियां मनानी है, अपने बच्चे के जन्मदिन उत्सव पर कितना पैसा खर्च करना है। कई मायनों में ये सामाजिक मानदंड अदृश्य नियम हैं जो प्रत्येक दिन आपके व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। आप हमेशा उन्हें दिमाग में बनाए रखते हैं, भले ही वे आपके दिमाग के शीर्ष पर ना हो। अक्सर आप अपनी संस्कृति की आदतों का बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए और कभी कभी याद किए बिना अनुसरण करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल डी मोंटेने ने लिखा है, समाज में जीवन के रीति रिवाज और प्रथाएं हमें बहाकर ले जाती हैं। ज्यादातर समय समूह के साथ जाने पर बोझ का एहसास नहीं होता। हर कोई समूह के अनुकूल होना चाहता है। यदि आप एक ऐसे परिवार में बड़े होते हैं जिसमें आपको शतरंज कौशल के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको शतरंज खेलना बहुत ही पसंद आने वाली बात होगी। अगर आप ऐसी नौकरी में काम करते हैं जहां हर कोई महंगे सूट पहनता है, तो आप भी दिखावा करना चाहेंगे। यदि आपके मित्र एक मजाक साझा कर रहे हैं या एक नए वाक्यांश का उपयोग कर रहे हैं, तो आप भी यह करना चाहेंगे ताकि वे जान लें कि आपने इसे समझ लिया है। व्यवहार तब आकर्षक होते हैं जब वे समूह के अनुकूल होने में हमारी मदद करते हैं। हम विशेष रूप से 3 समूहों की आदतों की नकल करते हैं। पहला, करीबी समूह, दूसरा, बड़ा समूह, तीसरा, ताकतवर लोगों का समूह। हर समूह आपको अवसर देता है कि आप व्यवहार बदलने के दूसरे नियम का लाभ लें और अपनी आदतों को ज्यादा आकर्षक बना लें। आसपास का हमारे व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण के संदर्भ में ऐसा था जैसे कि हमने अध्याय 6 में चर्चा की थी, लेकिन सामाजिक वातावरण में भी यह सही होता है। हम अपने आसपास के लोगों की आदतों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता चीजों को तर्क से संभालते हैं, जिस तरह से आपके साथी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, जैसे आपके सहकर्मी परिणाम हासिल करते हैं, आप भी उनका अनुसरण करते हैं। यदि आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो आप भी कोशिश करते हैं। जब बिस्तर पर जाने से पहले आपकी पत्नी की आदत दरवाजे को 2 बार चेक करने की है, तो आप भी इस आदत को अपनाते हैं। मुझे लगता है कि मैं अक्सर अनुभव किए बिना अपने आसपास के लोगों के व्यवहार की नकल करता हूँ। बातचीत में मैं स्वचालित रूप से दूसरे व्यक्ति के शरीर की मुद्रा को ग्रहण कर लेता हूँ। कॉलेज में मैं अपने रूममेट्स की तरह बात करने लगा था। अन्य देशों की यात्रा करते समय मैं अनजाने में ही स्थानीय उच्चारण का अनुकरण करता हूँ, खुद को रोकने के लिए याद दिलाने के बावजूद। सामान्य नियम कहता है कि हम किसी के जितने करीब होंगे, उतनी ही अधिक संभावना उसकी कुछ आदतों की नकल करने की होगी। हमारे एक अभूतपूर्व अध्ययन में हमने 32 साल तक 12,000 लोगों पर नजर रखी और निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी व्यक्ति का कोई दोस्त मोटा था, तो उसके मोटे होने की संभावना 57% बढ़ गई। यह दूसरे तरीके से भी काम करता है। एक और अध्ययन में पाया गया कि अगर किसी रिश्ते में एक व्यक्ति ने अपना वजन कम किया, तो दूसरे साथी का वजन लगभग 1/3 समय में कम हो जाएगा। हमारे दोस्त और परिवार एक प्रकार का अदृश्य सहकर्मी दबाव प्रदान करते हैं, जो हमें उनकी दिशा की ओर खींचता है। बेशक सहकर्मी दबाव केवल तभी पूरा होता है जब आप बुरे प्रभावों से घिरे हों। जब अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो MIT में स्नातक छात्र थे, तो उन्होंने एक रोबोटिक्स क्लास ली थी। कक्षा के 10 लोगों में से 4 अंतरिक्ष यात्री बन गए। यदि आपका लक्ष्य अंतरिक्ष में जाने का था, तो वह कमरा सबसे अच्छी संस्कृति थी जिसकी तलाश आप कर सकते थे। इसी तरह एक अध्ययन में पाया गया कि 11 या 12 साल की उम्र में यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ ऊंचा है, तो बुद्धि के प्राकृतिक स्तरों को नियंत्रित करने के बाद आपका IQ भी 15 साल की उम्र में उतना ही होगा। हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और प्रथाओं को आत्मसात कर लेते हैं। बेहतर आदतों के निर्माण के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि आप ऐसी संस्कृति में शामिल हो जाएं जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। नई आदतें तब हासिल करने योग्य लगती हैं जब आप दूसरों को उन्हें हर दिन करते हुए देखते हैं। यदि आप फिट लोगों से घिरे हैं, तो आपके इस पर विचार करने की अधिक संभावना है कि व्यायाम सामान्य आदत है। यदि आप जैज प्रेमियों से घिरे हैं, तो आप मानने लगेंगे कि प्रतिदिन जैज का आनंद लेना उचित है।
आपकी संस्कृति सामान्य के लिए आपकी उपेक्षा निर्धारित करती है। खुद के चारों ओर उन लोगों को साथ लें जिनकी आदतें वैसी हैं जो आप खुद विकसित करना चाहते हैं। ऐसे में आप साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी आदतों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप इस रणनीति को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। ऐसी संस्कृति से जुड़ें जहां पहला, आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। दूसरा, आपके और उस समूह के बीच पहले से कुछ बातें समान हों। न्यूयॉर्क शहर के उद्यमी स्टीव काम्प एक कंपनी चलाते हैं जो नर्ड फिटनेस नाम से पहचानी जाती है। यह कंपनी नर्ड, मिसफिट और म्यूटेंट लोगों की मदद वजन घटाने में करती है ताकि वे सुदृढ़ और स्वस्थ हों। उनके ग्राहकों में वीडियो गेम्स के प्रेमी, फिल्मों के दीवाने और औसत सामान्य आदमी शामिल हैं जो शरीर को सही आकार में करना चाहते हैं या आहार बदलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अटपटा लगता है। लेकिन यदि आप पहले से ही समूह के अन्य सदस्यों के समान हैं, जैसे स्टार वॉर्स के प्रति पारस्परिक प्रेम, तो बदलाव अधिक आकर्षक हो जाता है क्योंकि यह इस तरह महसूस होता है जिसे आप जैसे पहले से ही करते आ रहे हैं। किसी वर्ग से जुड़ने पर प्रेरणा जितनी बरकरार रहती है उतनी कहीं नहीं रहती। यह निजी खोज को साझा करने में बदल देती है। पहले आप स्वयं ही थे। आपकी पहचान एकल थी। आप एक पाठक हैं, आप एक संगीतकार हैं, आप एक एथलीट हैं। जब आप किसी बुक क्लब या बैंड या साइकिलिंग समूह से जुड़ते हैं तो आपकी पहचान आसपास के लोगों से जुड़ जाती है। विकास और बदलाव अब व्यक्तिगत खोज नहीं रहती। हम पाठक हैं, हम संगीतकार हैं, हम साइकिल चलाने वाले हैं। साझा पहचान आपकी व्यक्तिगत पहचान को सुदृढ़ करना शुरू करती है। यही कारण है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए समूह का हिस्सा बने रहना महत्वपूर्ण होता है। मित्रता और समुदाय नई पहचान स्थापित करते हैं और व्यवहार के लंबे समय तक चलने में मदद करते हैं। बड़े समूह का अनुसरण करना। 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश ने सिलसिलेवार अनेक प्रयोग किए थे जो अब प्रत्येक वर्ष असंख्य अंडर ग्रेजुएट्स को सिखाए जाते हैं। हर प्रयोग के शुरू में सब्जेक्ट्स अजनबियों के समूह के साथ प्रवेश करते थे। उनके लिए अनजान अन्य प्रतिभागी अभिनेता होते थे जो शोधकर्ता द्वारा लाए गए थे। उन्हें कुछ सवालों के जवाब पटकथा के अनुसार देने के निर्देश दिए गए थे। समूह को एक लाइन वाला एक कार्ड दिखाया जाता था और फिर लाइनों की श्रृंखला वाला दूसरा कार्ड। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे कार्ड पर वह लाइन चुनने के लिए कहा जाता था जो पहले कार्ड की लाइन की लंबाई के समान हो। यह एक बहुत ही सरल कार्य था। यहाँ 2 कार्ड का उदाहरण दिया गया है। प्रयोग हमेशा ऐसे शुरू होता था। पहले कुछ आसान परीक्षण होते थे जिनमें सभी सही लाइन पर सहमति व्यक्त करते थे। कुछ राउंड के बाद प्रतिभागियों को टेस्ट दिखाया जाता था जो कमरे में अभिनेताओं को छोड़कर बिल्कुल पिछले वाले की तरह स्पष्ट होता था। वे जानबूझकर गलत जवाब का चयन करते थे। उदाहरण के लिए, वे चित्र में 10 दिखाई गई तुलना के लिए 1 जवाब देते थे। हर कोई सहमत होता था कि रेखाएं समान हैं, भले ही वे स्पष्ट रूप से अलग होती थी। सब्जेक्ट जो छल से अनभिज्ञ होते थे वे तुरंत हतप्रभ रह जाते थे। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती थी। वे अपने आप हंस पड़ते थे। वे अन्य प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं का दोबारा जांच करते थे। उनकी व्यग्रता तब बढ़ जाती थी जब एक के बाद एक दूसरे भी वही गलत प्रक्रिया देते थे। जल्द ही सब्जेक्ट अपनी आंखों पर शक करना शुरू कर देते थे। आखिरकार वे भी इसका वही जवाब देते थे जो उनका दिल जानता था कि वह गलत है। एस ने कई बार और कई अलग अलग तरीकों से इस प्रयोग को किया। उन्होंने जो खोजा वह यह था कि जैसे जैसे अभिनेताओं की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे ही सब्जेक्ट की अनुरूपता भी बढ़ती गई। यदि सिर्फ सब्जेक्ट और एक अभिनेता था तब व्यक्ति की पसंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बस मान लिया कि वे एक डमी के साथ कमरे में थे। जब 2 अभिनेता सब्जेक्ट के साथ कमरे में थे तब भी बहुत कम प्रभाव पड़ा था। लेकिन जब लोगों के तौर पर अभिनेताओं की संख्या 3-4 से लेकर 8 तक बढ़ा दी गई तो सब्जेक्ट के स्वयं दोबारा अनुमान लगाने की अधिक संभावना बन गई। प्रयोग के अंत तक लगभग 75% सब्जेक्ट समूह के साथ सहमत हो गए थे। उत्तर भले ही स्पष्ट रूप से गलत था। जब भी हम अनिश्चित होते हैं कि कैसे कार्य करना है तब हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए समूह की ओर देखते हैं। हम लगातार अपने माहौल को स्कैन करते रहते हैं। आप सोचते रहते हैं शेष सब क्या कर रहे हैं। हम Amazon, येल्प या ट्रिप एडवर्टाइजर पर समीक्षाओं की जांच करते हैं क्योंकि हम खरीदने, खाने और यात्रा की सर्वश्रेष्ठ आदतों की नकल करना चाहते हैं। यह आमतौर पर स्मार्ट रणनीति है। संख्या के रूप में इसके साक्ष्य भी हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। समूह का सामान्य व्यवहार अक्सर व्यक्ति के इच्छित व्यवहार को खत्म कर देता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जब एक चिंपैंजी एक झुंड के सदस्य के रूप में नट्स को क्रैक करने का एक प्रभावी तरीका सीख जाता है और फिर एक नए झुंड में स्विच कर जाता है जो कम प्रभावी रणनीति का उपयोग करता है, ऐसे में यह चिंपैंजी नट्स को क्रैक करने के बेहतर तरीके का इस्तेमाल करने से बचेगा ताकि शेष चिंपैंजियों में घुल मिल सके। मनुष्य भी इनके समान ही है।
समूह के मानदंडों की अनुपालन करने के लिए जबरदस्त आंतरिक दबाव होता है। स्वीकार किए जाने का प्रतिफल अक्सर एक तर्क को जीतने, स्मार्ट लगने या सच्चाई का पता लगाने से ज्यादा होता है। मानव का दिमाग जानता है कि दूसरे के साथ कैसा रहा जाए, वह दूसरे के साथ ही रहना चाहता है। यह हमारा प्राकृतिक तरीका है। आप इस पर हावी हो सकते हैं, आप समूह को अनदेखा कर सकते हैं या फिर इस बात की चिंता छोड़ सकते हैं कि अन्य लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। जो चलन है उसके खिलाफ जाने में अतिरिक्त प्रयास करना होता है। जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह को चुनौती देना होता है तो बदलाव आकर्षणहीन हो सकता है। जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह के साथ ढलना है तो बदलाव बेहद आकर्षक होता है। ताकतवर लोगों के समूह का अनुसरण। हर स्थान पर मानव शक्ति, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर को पाना चाहता है। हम अपनी जैकेट्स में कई मेडल लटकाना चाहते हैं। हम अपने खिताबों में अध्यक्ष या पार्टनर दर्ज कराना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति व्यर्थ जरूर लग सकती है, लेकिन यह स्मार्ट प्रयास है। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो जिस व्यक्ति के पास अधिक शक्ति और सामाजिक स्तर होता है वह कई संसाधन प्राप्त कर लेता है, जीवित रहने की चिंता कम करता है और आकर्षक साथी साबित होता है। हम ऐसे व्यवहारों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमें सम्मान, सहमति, प्रशंसा और सामाजिक स्तर प्रदान करता है। हम जिम में ऐसे होना चाहते हैं जिसकी मांसपेशियों में बल हो, या ऐसे संगीतकार होना चाहते हैं जो जटिल से जटिल चीजें बजा सके, या ऐसे अभिभावक होना चाहते हैं जिनके बच्चे खूब उपलब्धियां हासिल करें। यह बातें हमें भीड़ से अलग करती हैं। एक बार हम समूह के अनुकूल साबित हो जाएं, तो फिर हम भीड़ से अलग दिखने के तरीके खोजने लगते हैं। यह एक बड़ा कारण है जिससे हम अधिक प्रभावी लोगों की आदतों पर गौर करते हैं। सफल लोगों के व्यवहार का हम अनुपालन करते हैं क्योंकि हमारी भी सफल होने की आकांक्षा रहती है। जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उनकी आदतों को हम दैनिक आदतों में शामिल करते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री में सर्वाधिक सफल कंपनियों की बाजार रणनीति का अनुसरण करते हैं। अपने पसंदीदा बेकर की रेसिपी को बनाते हैं। आप पसंदीदा लेखक की कहानी की शैली को अपना लेते हैं। जिस तरह से आपके अधिकारी बात करते हैं आप उनके समान ही बात करने लगते हैं। हम उनकी शैली भी अपनाते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। उच्च सामाजिक दर्जे के लोगों को सबकी प्रशंसा, सम्मान और सहमति मिलती है। यदि व्यवहार को सहमति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो वह हमें आकर्षक लगता है। हम उस व्यवहार को नहीं अपनाते जो हमारे सामाजिक स्तर को घटा सकता है। हम अपने बगीचे की घास काटते हैं और बाड़ को भी ठीक करते हैं क्योंकि हम आस पड़ोस में कीचड़ का स्थान नहीं बनाना चाहते। जब हमारी माँ आने वाली होती है तो हम घर साफ करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकाले। हम लगातार सोचते हैं दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे और अपना व्यवहार इसी के आधार पर परिवर्तित करते रहते हैं। शतरंज की असाधारण प्रतिभाओं में शुमार पोलगर बहनों का उल्लेख इस अध्याय के आरंभ में किया गया था। वे जोरदार और लंबे समय तक बने रहने वाले सामाजिक प्रभाव की साक्ष्य हैं। इन बहनों ने कई घंटों तक हर दिन शतरंज की प्रैक्टिस की और दशकों तक अपना प्रभाव छोड़ा। ये आदतें और व्यवहार आंशिक रूप से इसलिए भी आकर्षक बने रहे क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति में सम्मान मिला था। उनके माता पिता की प्रशंसा से लेकर ग्रैंड मास्टर बनने जैसी उपलब्धियों की वजह से उन्हें अपने प्रयास सतत रखने के कई प्रेरक तत्व मिले। अध्याय का सार। जिस संस्कृति में हम रहते हैं वह निर्धारित करती है कि कौन सा व्यवहार हमारे लिए आकर्षक होगा। हमारी संस्कृति की ऐसी आदतें जो प्रशंसनीय होती हैं और जिन पर सबकी सहमति होती है हम उन्हें ही अपनाने लगते हैं क्योंकि हम अपने समूह में उपयुक्त होना चाहते हैं। हम 3 सामाजिक समूहों की आदतों का अनुसरण करते हैं: करीबी लोग, परिवार एवं मित्र, अनेक लोग यानी समूह या जाति, और प्रभावशाली लोग, सामाजिक रूप से श्रेष्ठ व प्रतिष्ठित। बेहतर आदतों को बनाने के प्रभावी तरीकों में से एक है कि हम ऐसी संस्कृति से जुड़ जाएं जहां पहला, आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो और दूसरा, समूह के साथ आप में पहले से कुछ समानताएं हों। एक समूह या जाति का सामान्य व्यवहार कई बार किसी के इच्छित व्यवहार पर हावी हो जाता है। भले ही हम सही हों, लेकिन भीड़ के साथ की विचारधारा का पालन कर अधिकतर हम गलत हो जाते हैं। यदि किसी व्यवहार को स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो वह हमें आकर्षक लगता है। चैप्टर 10। खराब आदतों के कारण को जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। इस्तांबुल की प्रमुख सड़क इस्तिक्लाल कदेसी से कुछ ही दूर एक पुराने अपार्टमेंट में 2012 के अंत में मैं बैठा हुआ था। मेरे साथ मेरा गाइड माइक भी एक आरामदायक कुर्सी पर कुछ फीट दूर बैठा हुआ था। मैं तुर्की की 3-4 दिन की यात्रा पर गया हुआ था। वास्तव में माइक मूल रूप से गाइड नहीं था। वह अमेरिका का रहने वाला था और 5 वर्षों से तुर्की में रह रहा था। उसने ही मुझे पूरा देश घुमा देने की पेशकश की थी और मैं उसे साथ ले गया।
जिस रात को मुझे और माइक को रात्रि भोज पर बुलाया गया था, इसमें उसके कुछ तुर्क मित्र भी थे। हम 7 लोग वहां थे और वहां पर सिर्फ मैं ही था जिसने कभी दिन में 1 पैक सिगरेट तक नहीं पी थी। मैंने एक तुर्क से पूछा कि यह आदत कैसे लग गई। उसने कहा, यह हमेशा दोस्तों के साथ रहते हुए शुरू होती है। एक दोस्त पीता है तो फिर आप भी पीने लगते हैं। यह वास्तव में बहुत ही दिल जीतने वाला था कि मेरे कमरे में मौजूद आधे लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। माइक कुछ वर्षों से सिगरेट नहीं पी रहा था। एक पुस्तक एलन कॉर्स इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग को पढ़कर उसकी आदत छूट गई। उसने कहा, यह पुस्तक सिगरेट पीने के मानसिक भार से मुक्त करती है। यह कहती है, खुद को झूठ बोलना बंद करो। वास्तव में आप सिगरेट नहीं पीना चाहते। आप जानते हैं कि इसमें सुखाभास नहीं हो रहा है। इससे आपको महसूस होने लगेगा कि आप पीड़ित नहीं हैं। आपको यह लगने लगता है कि आपको सिगरेट पीने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी सिगरेट पीने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने पुस्तक का कुछ हिस्सा पढ़ा। इसे लिखने वाले ने रोचक रणनीति अपनाई है ताकि सिगरेट पीने वाले अपनी ललक को खत्म कर सकें। वह सुनियोजित तरीके से सिगरेट पीने से संबंधित हर संकेत का रिफ्रेम करते हैं और इसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। वे इस तरह की बातें कहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती है। आप सोचते हैं कि सिगरेट पीना सामाजिक होने के लिए आपकी आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिना सिगरेट पिए भी आप सामाजिक हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि इसे पीने से तनाव खत्म होगा, लेकिन नहीं, इसे पीने से नसों में फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। वे सतत रूप से इन वाक्यों और इन जैसे दूसरे वाक्यों को दोहराते हैं। वे कहते हैं, अपने दिमाग में बैठा लो, आप कुछ नहीं खो रहे हो। आप न केवल स्वास्थ्य, ऊर्जा और धन के क्षेत्र में, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सबसे ज्यादा आवश्यक अपने लंबे और गुणवत्ता से भरे जीवन में शानदार सकारात्मक प्रगति हासिल कर रहे हैं। जब आप पुस्तक समाप्त करने को होते हैं तो सिगरेट पीना दुनिया में सबसे ज्यादा हास्यास्पद लगने लगता है। जब आपको लगता है कि सिगरेट पीने से कोई फायदा आगे भी नहीं होगा, तो आपके पास सिगरेट पीने का कोई कारण नहीं रहता। यह व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के विपरीत है। इसे अनाकर्षक बनाएं। अब मैं जान गया हूं कि यह सोचने में भले ही बहुत आसान लगता है कि बस अपना मानस बदलने की जरूरत है, आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे, लेकिन 1 मिनट मेरे साथ रहिए। ललक कहां से आती है? हर व्यवहार की सतही स्तर पर कोई ललक होती है। उसके पीछे गहराई में कोई प्रेरणा होती है। मुझ में भी अक्सर ललक पैदा होती है जो इस प्रकार की रहती है, मैं टाकोस खाना चाहता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं टाकोस क्यों खाना चाहता हूँ, तो मैं यह जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं जीवित रहने के लिए खाना खाना चाहता हूँ। लेकिन सच कहीं गहराई में छुपा हुआ है। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, इसीलिए टाकोस की ओर प्रेरित हुआ। भले ही टाकोस मेरी ललक हो, लेकिन इसके पीछे प्रेरणा यह है कि मुझे खाना और पानी चाहिए। हमारे भीतर की प्रेरणाओं में ये शामिल है: ऊर्जा बचाना, पानी और खाना हासिल करना, प्रेम प्राप्त करना और संभोग करना, एक दूसरे से जुड़ना और संबंध बनाना, सामाजिक स्वीकृति मिलना, अनिश्चितता कम करना, सामाजिक स्तर एवं प्रतिष्ठा हासिल करना। कोई ललक भीतर की प्रेरणा की विशेष अभिव्यक्ति होती है। आपके दिमाग में यह इच्छा नहीं रहती कि सिगरेट पी ली जाए या इंस्टाग्राम चेक कर लिया जाए या वीडियो गेम्स खेले जाएं। गहरे स्तर पर आप सहजता से अपनी अनिश्चितता कम करते हुए बेचैनी समाप्त करना चाहते हैं ताकि किसी तरह से सामाजिक स्वीकृति मिले और सामाजिक स्तर हासिल हो। किसी भी उत्पाद की तरह आदत डालने को देखें तो आप महसूस करेंगे कि यह कोई नई प्रेरणा नहीं रचती है, बल्कि यह मानवीय स्वभाव की भीतरी प्रेरणा से जुड़ी होती है। प्रेम पाएं और प्रजनन करें इक्वल्स टू टिंडर का उपयोग करें। दूसरे लोगों से जुड़ें और संबंध बनाएं इक्वल्स टू फेसबुक पर ब्राउजिंग करें। सामाजिक स्वीकृति को जीतना इक्वल्स टू इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग करें। अनिश्चितता कम करना इक्वल्स टू गूगल पर सर्चिंग करें। सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा कमाना इक्वल्स टू वीडियो गेम्स खेलें। आपकी आदतें किसी प्राचीन इच्छा का आधुनिक हल हैं, पुरानी खराब आदतों का नया संस्करण। मानव व्यवहार की भीतरी प्रेरणाएं पहले जैसी ही हैं। खास आदतें जो हम अलग तरह से करते हैं वे पुराने इतिहास पर ही निर्भर होती हैं। शक्तिशाली अंशतः समान भीतरी प्रेरणा को हल करने के विभिन्न उपाय होते हैं। एक व्यक्ति तनाव को भगाने के लिए सिगरेट पीना सीख सकता है, दूसरा व्यक्ति बेचैनी हल करने के लिए दौड़ने जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि जो समस्याएं आपके सामने हैं उन्हें हल करने का सबसे सही उपाय आपकी आदतें हों। ये सब विधियां हैं जिनको प्रयुक्त करना आपने सीखा है। एक बार आप जब किसी हल को किसी समस्या से जोड़ देते हैं तो आप बार बार इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आदतों का मतलब जुड़ाव से है। ये जुड़ाव ही निर्धारित करते हैं कि कोई आदत बार बार दोहराने के योग्य है या नहीं। जैसे कि हमने पहले नियम की चर्चा में शामिल किया था,
आपका दिमाग सूचनाओं को सतत रूप से ग्रहण करते हुए माहौल में व्याप्त नए संकेतों को देखता रहता है। हर बार जब आप कोई संकेत देखते हैं तो आपका दिमाग उद्दीपन प्रवाहित करता है और यह पूर्वानुमान लगाता है कि अगले क्षण में क्या किया जाना है। संकेत, कोई स्टोव गर्म है, यह आप देखते हैं। अनुमान, यदि मैं इसे स्पर्श करता हूं तो जलन होगी, इसीलिए मैं इसे छूने से अलग रहूंगा। संकेत, आप देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट हरी हो गई है। अनुमान, यदि मैं गाड़ी चालू करता हूं तो मैं सुरक्षित तरह से 2 मार्गों के विभाजन को पार करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊंगा, इसीलिए मैं ईंधन चालू करूंगा। आप एक संकेत देखते हैं, पिछले अनुभव के आधार पर उसे श्रेणीबद्ध करते हैं और उचित प्रतिसाद का निर्धारण करते हैं। यह सब एकदम होता है, लेकिन यह आदतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हर काम किसी पूर्वानुमान के बाद ही होता है। जीवन हमें प्रतिक्रियावादी लगता है, जबकि वास्तव में इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पूरे दिन आप चिंतन इसी में रखते हैं कि जो आपने अभी देखा है उसके आधार पर किस तरह से काम किया जाए और आपके लिए पहले क्या काम आया था। आप सतत रूप से यही पूर्वानुमान लगाते रहते हैं कि अगले पल क्या होना है। हमारा व्यवहार इस प्रकार के पूर्वानुमानों पर बहुत ज्यादा आधारित रहता है। इसे दूसरे प्रकार से देखें तो हमारा व्यवहार उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हम घटनाओं की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि व्याख्या घटनाओं की तर्कसंगत असलियत हो। 2 लोग सिगरेट की ओर देखते हैं, एक को पीने की इच्छा हो जाती है और दूसरे को उसकी गंध से भी चिढ़ आ जाती है। इसी तरह के संकेत अच्छी या खराब आदत को बढ़ाते हैं, जो आपके पहले के चिंतन पर आधारित है। आपकी आदतों का कारण वास्तव में यह पूर्व चिंतन है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। ये पूर्वानुमान भावनाओं को जन्म देते हैं। इस तरह ही हम आमतौर पर ललक का वर्णन करते हैं, यानी भावना, इच्छा और आग्रह। भावना और उमंग हमारे द्वारा देखे गए संकेतों और हमारे द्वारा लगाए गए पूर्वानुमानों को संकेतकों में तब्दील कर देते हैं, जिन्हें हम लागू कर सकते हैं। वे यह समझने में मदद करते हैं कि वर्तमान में हम क्या समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप इसे समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं आप अभी कितना ठंडा या गर्म महसूस कर रहे हैं। यदि तापमान 1-1 डिग्री करके गिरता है तो आप शायद कुछ भी नहीं करेंगे। यदि तापमान 10 डिग्री गिरता है तो आप ठंड महसूस करेंगे और कपड़ों की एक और परत डाल लेंगे। ठंडा लगना संकेत था जिसने आपको कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आप पूरे समय संकेतों को महसूस करते हैं, लेकिन यह केवल तभी होता है जब आप इसका पूर्वानुमान लगाते हैं कि आप एक अलग स्थिति में बेहतर होंगे, तब आप कार्रवाई करते हैं। कोई ललक उस बात की समझ है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। यह आपकी भीतरी अवस्था बदलने की इच्छा है। जब तापमान घट जाता है तो आपका शरीर जो अनुभव कर रहा है और वह क्या अनुभव करना चाहता है, यह उसके बीच का अंतर होता है। वर्तमान अवस्था और इच्छित अवस्था के बीच में जो अंतर है वह आपसे कार्य करा लेता है। इच्छा एक प्रकार का अंतर है कि आप अभी कहाँ हैं और भविष्य में क्या होना चाहते हैं। छोटे से छोटा काम भी वर्तमान से अलग अनुभव करने के लिए प्रेरणा से भरा होता है। जब आप अधिक खाते हैं या सिगरेट सुलगा लेते हैं या सोशल मीडिया ब्राउजिंग करते हैं तो आप वास्तव में आलू के चिप्स या सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहते, न ही सोशल मीडिया पर ढेर सारे लाइक्स चाहते हैं। आप सिर्फ अलग अनुभव करना चाहते हैं। हमारे आभास और भावनाएं हमें बताती हैं कि वर्तमान स्थिति में रहना है या बदलाव करना है। वे हमें बताती हैं कि हम क्या बेहतर तरह से कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ने पाया है कि जब भावनाएं और आभास खंडित होते हैं तो हम वास्तव में फैसला करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। हमारे पास संकेत नहीं होते हैं कि क्या प्राप्त करें और क्या छोड़ें। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमिसियो ने बताया, भावनाएं ही आपको यह गुंजाइश देती हैं कि आप चीजों को अच्छी, खराब या उदासीन तौर पर अंकित करें। संक्षेप में कहें तो आपके द्वारा महसूस की जाने वाली विशिष्ट ललक और आपके द्वारा की जाने वाली आदतें वास्तव में आपकी मूलभूत अंतर्निहित प्रेरणाओं को पूरा करने का प्रयास होती हैं। जब भी कोई आदत सफलतापूर्वक किसी मकसद से जुड़ जाती है तो आप में इसे फिर करने की ललक विकसित हो जाती है। समय के साथ आप यह पूर्वानुमान लगाना सीख जाते हैं कि सोशल मीडिया देखना प्यार महसूस करने में आपकी मदद करेगा या यूट्यूब देखना आपके डर को भूल जाने की गुंजाइश देगा। आदतें तब आकर्षक होती हैं जब हम उन्हें सकारात्मक भावनाओं से जोड़ देते हैं और हम नुकसान के बजाय अपने लाभ के लिए इस अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। कठिन आदतों का आनंद लेने के लिए कैसे करें अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उन्हें ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मानस बदलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको शीघ्र उठना पड़ता है, आपकी बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है। आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है।
काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है। बिजनेस के लिए आपको सेल्स कॉल करने को मिलती है। आपको परिवार के लिए डिनर बनाने को मिलता है। मात्र एक शब्द को बदल देने से आप उस नजरिए को बदल देते हैं जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं। इस तरह के व्यवहार को बोझ के रूप में देखने के अंदाज में बदलाव करके उन्हें अवसर माने। मुख्य यह बात है कि यथार्थ के दोनों ही रूप सही हैं। आपको वही चीजें करनी पड़ती हैं और आपको वही चीजें करने को मिलती हैं। जो भी मानसिकता आप चुनते हैं उसके साक्ष्य आप देख सकते हैं। मैंने एक बार व्हीलचेयर पर जीवन बिताने के लिए एक व्यक्ति की कहानी सुनी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको व्हीलचेयर पर ही बैठे रहने में कठिनाई होती होगी, तो उनका जवाब था, मुझे कठिनाई नहीं बल्कि उस कुर्सी पर अपनी स्वतंत्रता लगती है। यदि मेरी व्हीलचेयर ना होती तो मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहता और कभी घर छोड़ नहीं पाता। नजरिए में यह बदलाव आपके प्रतिदिन के जीवन को बदल कर रख देता है। अपनी आदतों के नुकसान के बजाय उनके फायदों को रेखांकित करना अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम करने और आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने का तीव्र और आसान तरीका है। व्यायाम। कई लोग व्यायाम को चुनौती मानते हैं जो आपकी ऊर्जा खत्म कर देता है और थका कर रख देता है। आप इसे कौशल विकसित करने का उपाय मान सकते हैं। खुद को यदि ऐसा कह रहे हैं, मुझे सुबह दौड़ लगाने जाना पड़ता है, इसके बजाय यह कहिए, मेरा धैर्य बढ़ाने और तेजी से काम करने का समय आ गया है। फाइनेंस। पैसा बचाना अक्सर त्याग से जुड़ा हुआ है। हालांकि आप इसे सीमाओं के बजाय अपनी स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। यदि आप सरल सा सच समझ जाते हैं, वर्तमान के साधनों में कमी करते हुए जीने से भविष्य के साधन बढ़ जाएंगे। जो पैसा आप इस माह बचा रहे हैं वह अगले महीने आपकी खरीदने की शक्ति को बढ़ा देगा। जिसने भी 3 सेकंड से ज्यादा ध्यान करने का प्रयास किया है वह समझ सकता है कि जब भी कोई विकर्षण आपके दिमाग में उपजता है तो आप कितने कुंठित होते हैं। आप कुंठित अवस्था को प्रसन्नता में बदल सकते हैं जब आप यह समझेंगे कि हर अवरोध आपको फिर से अपनी सांसों पर लौटने का अभ्यास करा देता है। विकर्षण एक अच्छी चीज है क्योंकि ध्यान के अभ्यास के लिए आपको इसकी जरूरत रहती है। काम के पहले का संशय। कई लोगों को बड़ा प्रेजेंटेशन देने या किसी अहम स्पर्धा में भाग लेने के पहले बहुत बेचैनी होती है। उनकी सांस तेज हो जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उत्तेजना बढ़ने लगती है। यदि हम इसकी व्याख्या नकारात्मक तरह से करते हैं तो हम घबराए हुए और तनाव में लगेंगे। यदि हम इस अभ्यास को सकारात्मक तरह से लेंगे तो हम आसानी से सम्मान के साथ प्रस्तुति देंगे। आप अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं नर्वस हूं की बजाय कहें, मुझे यह कार्य करते हुए बहुत खुशी हो रही है और मुझे फोकस करने की ऊर्जा मिल रही है। मानसिकता में ये मामूली बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं को बदलने में आपकी मदद करते हैं जो आप किसी खास आदत या स्थिति से जोड़ते हैं। यदि आप इसे एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप एक प्रेरक रीति नीति को बना सकते हैं। जिसमें भी आपको खुशी मिलती है उसे सरलता से अपनी आदतों को जोड़ना है। आप बड़ी सहजता से उन आदतों को जोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन्हें करने से आपको प्रसन्नता मिलती है। तब जब भी प्रेरित होने की आवश्यकता होगी तो आप उस संकेत का उपयोग कर सकेंगे। जैसे कि यदि आप संभोग से पहले कोई विशेष गाना बजाते हैं, तब आप अपनी गतिविधियों को उसके संगीत से जोड़ सकेंगे। जब भी आपकी इच्छा हो बस गाना चालू कर दें। इसी तरह की रणनीति से पिट्सबर्ग के बॉक्सर और लेखक एड लेटिमोर को लाभ हुआ, जबकि उनको इसका पता भी नहीं था। उन्होंने लिखा, मुझे विचित्र तरह से समझ आया कि जैसे ही मैं लेखन से पहले हेडफोन लगाता हूँ तो मेरा फोकस और पूरा ध्यान बढ़ जाता है। मुझे संगीत बजाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसे समझे बिना वे खुद को बदल रहे थे। आरंभ में उन्होंने अपने हेडफोन चालू रखे और कुछ संगीत सुनकर मजा लिया और काम पर पूरा फोकस कर दिया। इसे 5 से 10 बार कर लेने के बाद हेडफोन सिर पर लगाना संकेत बन गया, जो स्वचालित रूप से काम के प्रति ध्यान को बढ़ा रहा था। इसकी ललक स्वाभाविक रूप से होने लगी। खिलाड़ी भी इस तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने के वास्ते करते हैं। अपने बेसबॉल करियर में मैंने एक विशेष पारंपरिक स्ट्रेचिंग शुरू की थी और हर बार खेलने के पहले उसे कर लेता था। इस पूरे क्रम में 10 मिनट लगते थे और मैंने उसी तरह से हर बार इसे किया। इससे मैं शारीरिक रूप से ऊर्जा महसूस करता था और खेलने के योग्य हो जाता था। ज्यादा अहम की बात यह है कि इसके कारण मेरी मानसिक स्थिति अच्छी हो गई थी। मैंने खेलने के पहले इस काम को जोड़ लिया ताकि खुद को प्रतिस्पर्धी और फोकस्ड अनुभव करूं। यदि मैं पहले प्रोत्साहित नहीं हो पाता तो जैसे ही मैं इस रीति को करता था मैं खेलने के लिए तैयार हो जाता था। इस रणनीति को आप किसी भी कार्य में बदलकर काम में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप सामान्य तौर पर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा पता करें जिससे आपको वास्तव में प्रसन्नता मिलती हो। जैसे आपको डॉग को पालना अच्छा लगता है या बबल बाथ। इसके बाद एक छोटा रूटीन अपनाएं। आप जिन कार्यों को पसंद करते हैं इसे करने के बाद ही वह करें।
इसमें आप 3-4 लंबी गहरी श्वास लेकर मुस्कुरा सकते हैं। 3 गहरी श्वास, मुस्कुराना और डॉग पालना, इसे दोहराते जाएं। अंततः आप श्वास लेने और मुस्कुराने की इस दिनचर्या को अच्छे मूड से जोड़ने लगेंगे। यह संकेत बन जाता है, जिसका अर्थ है प्रसन्न महसूस करना। एक बार यह हो गया तो आप इसे कभी भी अपना सकते हैं, जब भी आप चाहें। काम के कारण तनाव है, 3 गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराइए। जीवन में दुख है, 3 गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराइए। एक बार इसकी आदत बन गई तो यह संकेत आपको इसकी ललक बढ़ाएगा। भले ही मूल हालात से इसका बहुत ही कम लेना देना हो, खराब आदतों के कारणों का पता लगाने और उनमें सुधार करने की कुंजी यही है कि आप उनके जुड़ावों को फिर परिभाषित कर दें। यह आसान नहीं है, लेकिन यदि आप अपने पूर्वानुमानों को फिर प्रोग्राम कर सकें तो कठिन आदत भी आकर्षक बन जाएगी। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के विपरीत है इसे अनाकर्षक बनाएं। हर व्यवहार में सतह पर ललक और गहराई में प्रेरणा निहित होती है। आदतें पुरानी इच्छाओं का आधुनिक हल हैं। आदतों का वास्तविक कारण पूर्वानुमान है जो उनसे पहले होता है। यही अनुमान आभास की ओर ले जाते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने के लाभों को प्रमुखता से रेखांकित करें ताकि ऐसी आदतों को अनाकर्षक बना सकें। जब हम सकारात्मक भाव से किसी आदत से जुड़ते हैं तो आदतें आकर्षक रहती हैं, और जब हम नकारात्मक भाव से जुड़ते हैं तो यह आकर्षक नहीं लगती। किसी कठिन आदत के तत्काल पहले कोई ऐसी उद्देश्यपूर्ण रीति कर लें जिसमें आप प्रसन्नता महसूस करते हैं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं।